स्पेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर आवाज भी मर जाती है। स्पेस में हमको बहुत सारी चीजों से खतरा रहता है, जैसे कि रेडिएशन, और वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, वैक्यूम, और वहाँ पे हमको बहुत ज्यादा ठंड होती है और इस वजह से हमें वहाँ पर खतरा रहता है। 1960 में नासा को लगा कि एलियंस और इन जो नेचुरल चीजें हैं उनसे ज्यादा हमको एक ग्रेफाइट की पिन से खतरा है। अब उनको ऐसा क्यों लगता था, आइए आगे की वीडियो में जानते हैं। हमको लिखना बहुत ही आसान काम लगता है, लेकिन स्पेस की जीरो ग्रेविटी में जो हमारा बॉल पेन है वो भी प्लास्टिक के कचरे के अलावा और कुछ नहीं है। और इसी की वजह से जो हमें एक बहुत बड़ा मिथ देखने को मिला कि नासा ने अब करोड़ों रुपए खर्च कर दिए ऐसा पेन बनाने में जो खाली स्पेस में ही चल सकता है। आज मैं इस वीडियो में इस मिथ को आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि ये इसमें सच्चाई कितनी है और ये झूठ कितना है, क्योंकि ये कहानी एक नासा के करोड़ों रुपए खर्च करने की नहीं, एक ऐसे बिजनेसमैन के जिसने अपोलो 11 का जो मिशन था वो बचाया और एक ऐसा पेन दिया नासा को जो स्पेस में भी जाकर लिख सकता है और इससे उनकी कोई जान को खतरा भी नहीं होगा। अब पहले हम ये जुगाड़ को समझते हैं कि पहले नासा ने भी पेन से काम किया था और उन्होंने अपने मिशन जेमिनी के लिए 34 मैकेनिकल पेन मंगाए थे, और जो पेन मंगाए थे उनकी जो प्राइस थी वो थी $4,382, और एक पेन की कीमत लगभग $128, यानी कि जो एक पेन था वो इंडियन रुपीज में हम देखें तो 10,000 रुपये का उनको पड़ा। ये इन्फॉर्मेशन जैसे अमेरिका की पब्लिक को पता चली तो उन्होंने नासा पर गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट करने का जो थप्पा था वो लगा दिया। पर लेकिन नासा बेवकूफ नहीं था, उनको एक ऐसा पेन और पेंसिल चाहिए थे जो कि टूटे नहीं। अब हम ये समझते हैं कि ये जो ग्रेफाइट टूटने की वजह से इतनी दिक्कत क्यों आती है। सोचिए कि जैसे आप स्पेस में ग्रेफाइट की पेंसिल से लिख रहे हैं और उसकी जो आगे की पिन है वो टूट जाए तो होगा क्या कि उसकी पिन टूट के हवा में जीरो ग्रेविटी की वजह से हवा में चली जाएगी, और अगर किसी सर्किट में जाकर वो लग गई या कुछ हो गया तो पूरा वो स्पेस क्राफ्ट है उसको खत्म कर सकती है। 27 जनवरी 1973 एक छोटा सा जो रूटीन टेस्ट था वो कैसे नाइटमेयर बन गया मैं आपको बताता हूँ। नासा के 3 साइंटिस्ट जो कि उस केबिन में थे, उनकी उस केबिन में मौत हो गई। और उसकी वजह ये बताई गई कि उस केबिन में 100% ऑक्सीजन में छोटी सी चिंगारी की वजह से उनकी मौत हो गई। और उसके बाद नासा के जो रूल थे वो एकदम चेंज हो गए। उन्होंने जितने भी केबिन में जो आइटम थे उसमें एक भी ऐसा आइटम उन्होंने ले जाने से मना कर दिया जो फ्लेम पकड़ता हो, और जो वुडन पेंसिल थी उनके लिए डेथ स्टिक बन गई। और इसी वजह से उनको एक ऐसा टूल चाहिए था जो लीक नहीं करे, जले नहीं, और वो उनको बहुत जल्दी चाहिए था क्योंकि उनको आगे भी और मिशन थे वो भी करने हैं। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की, एक ऐसे जिद्दी बिजनेसमैन की। उसका नाम था पाउल सी फ्लेशर। ये कोई नासा के साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक जिद्दी बिजनेसमैन था जिसने अपनी जेब में से $1 मिलियन लगाए, यानी कि हम इंडियन रुपये में कैलकुलेट करेंगे तो 80 से 90 करोड़ रुपए होते हैं एक ऐसी पेंसिल बनाने में जो ग्रेविटी में तो चले ही चले, लेकिन अगर ग्रेविटी ना हो तो भी वो चले। नॉर्मल पेन है वो ग्रेविटी में चलती है, लेकिन बिना ग्रेविटी पर चलाने के लिए फिशर ने क्या किया, उन्होंने नाइट्रोजन एट PSI का इस्तेमाल किया। पर सोचिए इतनी प्रेशर पे तो जो इंक है वो पेन से बहुत आराम से निकल जाएगी और वो मतलब लीक बहुत ज़्यादा करेगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिशर ने इन्वेंट करी 3 एस्टॉपिक इंक। वो एक ऐसी इंक थी अगर आप उस पेन को रख दोगे तो एकदम जैम की तरह वहाँ पे जम जाएगी, लेकिन जब उसका बॉल पॉइंट जब हम लिखेंगे और वो घूमेगा तो एक इंक की तरह बिहेव करेगा। तो एक ये ऐसी उन्होंने पेन इन्वेंट करी जो पानी में, घास पर और -34 डिग्री से लेके +121 डिग्री तक भी आराम से लिख सकती है और
इस पे किसी भी कोई चीज का कोई असर नहीं होता। और अब बात करते हैं स्मार्ट रशियन की, जो ये कह रहे थे कि पेन, उनके अकॉर्डिंग ये था कि पेन आराम से स्पेस में काम कर सकती है और बिल्कुल भी उससे कोई डेंजर नहीं होगा। लेकिन 1969 में सोवियत यूनियन को भी ये समझ में आ गया था कि पेंसिल स्पेस में कितनी डेंजर हो सकती, और उन्होंने फिशर को फोन किया और उससे 100 स्पेस पेन और 1000 से ज्यादा कार्टिगेट्स खरीदे। और अगर मैं प्राइस की बात करूं तो नासा ने और रशिया ने दोनों का जो प्राइस था पेन को खरीदने का वो था $2.35। तो एक पिज्जा की कीमत में उन्होंने जो था वो पेन खरीद लिया। तो इसमें कोई करोड़ों रुपए नहीं लगे, करोड़ों रुपए तो फ्रेशर के लगे थे जिन्होंने ये इन्वेंट किया। ये पेन ऐसा लौता पेन था जिसकी वजह से रशिया और अमेरिका में को एक साथ जोड़ा इसने। अब 1969 में आर्मस्ट्रॉन्ग और एडलिन को अपना मिशन कंप्लीट करके वापस आना था, लेकिन एडलिन ने जब भी देखा कि एक वहाँ पर स्विच है वो जमीन में पड़ा हुआ है और जो इंजन का जो मेन स्विच था वहाँ पे गिरा हुआ था, और बिना उस स्विच के उनका वापस आना नामुमकिन था। तभी एडलिन ने वहाँ पर एक स्विच था वो फ्लोर पर पड़ा हुआ देखा। वो एक इंजन आर्म सर्किट ब्रेकर था जो कि वहाँ पे टूटा हुआ पड़ा हुआ था, और अगर उस दिन वो वहाँ पे सही नहीं होता तो वो वहाँ पे फंस सकते थे। अब फिशर की कंपनी का ये कहना था कि उनकी पेन की वजह से उन दोनों का मिशन बच गया और वो दोनों वापस मिशन करके वापस आ गए। लेकिन जो सच्चाई थी और सच्चाई के रिकॉर्ड थे वो और कुछ कहते थे। एडलिन ने एक जो फिशर का स्पेस पेन था वो यूज नहीं किया था, उन्होंने यूज किया था एक पॉइंटर मार्कर। जो वहाँ पर एक पॉइंटर मार्कर था, उसने उनकी जो नॉन कंडक्टिव, एडलिन ने जो मार्कर की नॉन कंडक्टिव टिप थी उसका इस्तेमाल करके जो इंजन ब्रेकर था उसको पुश किया था, जिसकी वजह से वो स्टार्ट हो गया। और उस दिन वहाँ पे उनके पास जो स्पेस पेन था वो, लेकिन उस दिन जिसने उनका मिशन बचाया वो था एक मार्कर। अब जो फिशर की जो स्पेस पेन थी वो आज के टाइम पे न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में रखी हुई है, जहाँ पे स्पेस के जो जितने भी मिशन होते हैं वहाँ की निशानियाँ वहाँ पर रखी जाती हैं। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था कि जो ये स्पेस पेन है जो फिशर ने बनाया था उसकी जो सेफ लाइफ है वो है 100 साल, और ये 100 साल तक इसको कुछ भी नहीं होता। और ये फिशर का जो पेन है हमको याद दिलाता है उस बात की कि जुगाड़ अच्छा है, लेकिन जब बात जान पर आए तो हमको कभी कभार इंजीनियर पर भी भरोसा कर लेना चाहिए। और ये फिशर का एक सिंपल पेन नहीं, ये उस आदमी की जो थिंकिंग थी और जो जज्बा था एक पेन बनाने का, जो जुनून था वो दिखाता है। और एक और चीज़ हमें जो ये बताता है कि स्पेस की शांति में एक लाइन लिखना भी कितनी बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। और हाँ, अगर आपको मेरी ये टेक बस्टिंग वीडियो भी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट मिशन पे।